पिछले क्लास में हम लोग वो पढ़ चुके थे एपोस्ट्रोफे वाला केस, है ना। उसमें और भी केस होता है, जेनेटिव केस होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में कभी पढ़ लेंगे उसको, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आगे जो आपका जो चैप्टर है असाइनमेंट में और बुक में, उसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात है। तो आज हेडिंग डालेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। देखो गौर से देखना, सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है वो देखना। व्हाट इज़ सेंटेंस, तो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। जैसे हम कहें अ बॉय इज़ कमिंग हेयर, अ बॉय इज़, उसके बाद क्या कहोगे, कमिंग हेयर। मैं कहूँ कोई लड़का यहाँ आ रहा है तो क्या कहोगे, अ बॉय इज़ कमिंग हेयर। यही तो सेंटेंस बनाओगे। तो अब देखिए यहाँ पे, अब तोड़िए। देखो आप सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, याद करो कि कोई भी वर्ड, जो कोई भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे सबसे पहले कोई चीज़ हुआ होगा तो वो साउंड क्रिएट हुआ होगा, और साउंड के ही रिटन फॉर्म को आप कहते थे लेटर, याद है आपको। और लेटर के ग्रुप से आपका बना था वर्ड, याद है आपको। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और वर्ड से आपका बना था फ्रेज, और फ्रेज से बना था क्लॉज, और क्लॉज के एंड में बना था सेंटेंस। देखिए सेंटेंस बहुत दूर की बात है, सेंटेंस तुरंत नहीं आता, कई वर्ड के बाद ही हम डायरेक्ट सेंटेंस में और दोनों चीज़ खा जाते, तो ये चीज़ खाना नहीं है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग का यही टॉपिक है, सेंटेंस क्या है। तो बताओ सबसे पहले साउंड क्रिएट हुआ है, और साउंड बताओ कितना है टोटल, तो 44 साउंड्स है। कितने साउंड्स हैं, 44 साउंड्स हैं। और वोवेल साउंड जो है, देखिए वोवेल साउंड की जो है क्वांटिटी वाली नंबर कितना है, 20 है। और कॉन्सोनेंट साउंड की जो अभी 44 में से आप 20 घटा लो, कितना बचेगा, खुद कर ले सकते। कॉन्सोनेंट जो साउंड है उसकी जो मतलब काउंटिंग है, वो आप काउंटिंग करेंगे तो कितना मिलेगा, 24। आपसे देखो वोवेल्स, अब लेटर आते हैं तो लेटर को दो हिस्से में तोड़ते हैं, एक वोवेल लेटर होता है, एक कॉन्सोनेंट लेटर होता है। इसमें भी अलग अलग है, कॉन्सोनेंट लेटर होता है और इसमें आओ तो वोवेल लेटर होता है। और वोवेल लेटर की संख्या जो होती है 5 होती है, और कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या क्या होती है, 21 होती है। क्योंकि टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर की बात करें तो 26 लेटर्स हैं। और वोवेल लेटर बताओ कौन कौन सा है, AEIOU पढ़े होंगे। और इसके अलावा जो आपका जो बच जाता है, यहाँ से स्टार्ट कर लो, BCD, E हटा दो, FG डॉट के बाद वहाँ YZ तक कर लेंगे। क्लियर है, जो भी है उसको छोड़ा देंगे। अब देखो इसी से, यानी मैं लिखता हूँ AEIOU, या लिख लेते हैं, पिछले क्लास में बताए थे, मैं ABCDE लिख लेता हूँ, ABCDE लिख देते हैं। अब मालूम चला मैं इतना लेटर है, ये 5 लेटर से अब हम वर्ड बनाना सीखें। तो बताओ 5 ही लेटर का यूज़ करके आप वर्ड बनाने लगो। जैसे पिछले क्लास में बताए थे BAD बैड एक वर्ड है ना। मैं बताऊँ DAD डैड एक वर्ड है, DEAD डेड एक वर्ड है कि नहीं सब। तो वर्ड देखो सबसे पहले क्या आया होगा, लैंग्वेज में साउंड आया था। साउंड बताओ कितने होते हैं, 44। बताओ वोवेल साउंड कितना है, 20। कॉन्सोनेंट साउंड कितना है, 24। लेटर बताओ कितने हैं, 26 की क्वांटिटी बताओ, 5 वोवेल है, और बताइए 21 कितना है, कॉन्सोनेंट लेटर है। और यहाँ पे बताओ वर्ड, देखो अब साउंड से क्या बनता है, लेटर से क्या बनता है, वर्ड। वो अच्छा लेटर क्या कहोगे, तो साउंड का रिटन फॉर्म लेटर होता है, और लेटर का जो ग्रुप होता है उससे कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनता है। स्टेटमेंट मतलब मीनिंगफुल, कोई साउंड क्रिएट होता है और उससे कोई मतलब निकलता है तो उसको आप वर्ड कहते हो। और जैसे मालूम चला एक लेटर है, मैंने लिखा 5 लेटर ABCDE, और इससे मैं बनाना चाहता हूँ वर्ड, तो आप ग्रुप ऑफ, देखो लेटर है कि नहीं है, इट गिव्स सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी आप वर्ड का डिफिनेशन क्या दोगे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स मीनिंगफुल साउंड। जो भी मीनिंगफुल साउंड देगा उसका कुछ ना कुछ समथिंग मीनिंग देगा, तो उसको आप क्या कहोगे, आप वर्ड कहोगे, ठीक है ना। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स सम सेंस, है ना, और सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड कहोगे। और रिटन फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर होगा। 26 लेटर्स हैं, क्लियर है, ये बातें क्लियर है। अब यहाँ से आओ, क्या हो जाएगा, जैसे ये सब वर्ड बन गया। फ्रेज क्या कहते हो, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, क्या कहोगे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, जैसे मैं कहूँ इन द क्लास, तो इन द क्लास का मतलब क्या है, देखो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, तो इसमें मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। मतलब पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा, क्या नहीं दे रहा। फिर मैं कहूँ इन द क्लास, एट होम घर पर, मैं कहूँ एट होम घर पर, और मैं कहूँ इन द क्लास में, तो आप इसका मतलब क्या 100% श्योर है कि क्या हो रहा है, नहीं ना। लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, तो फ्रेज वो होता है जिसका इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, बट इट कैन नॉट गिव हाँ कंप्लीट सेंस या मीनिंगफुल पूरा स्टेटमेंट।
समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, उसको आप क्या कहोगे, सीधा सीधा फ्रेज कहेंगे। इतनी बातें क्लियर हुआ। क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज में देखिए सब्जेक्ट वर्ब इसमें होता है, सब्जेक्ट वर्ब इसमें होगा, लेकिन मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। पिछले क्लास में बताए थे क्लॉज भी दो तरह का होता है, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज को ही आप क्या बोलते हैं बताओ, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको आप प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं। पिछले क्लास में बताए भी थे, याद है ना आपको। बताओ अब देखो, जो भी डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो कभी भी 100% मीनिंग नहीं। देखो आप क्लॉज क्या होता है ये भी समझ ही लीजिए। देखो अगर हम कहें, अगर आप सेंस में पढ़ेंगे, अगर वह गए, वह यहाँ आएगा, अगर वह आएगा, मैं उसे अंग्रेज़ी सिखाऊंगा, मैं उसे अंग्रेज़ी सिखाऊंगा। चलिए, मैं उसे अंग्रेज़ी सिखाऊंगा, मैं उसे अंग्रेज़ी सिखाऊंगा। अब देखो, अब आपको पकड़ना है क्लॉज, तो जहाँ आपको सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए। देखो ही मतलब वह क्या है, एक सब्जेक्ट है, आएगा, आना जाना खाना पीना क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिल गया, समझो जहाँ जहाँ सब्जेक्ट वर्ब मिल रहा है समझ जाना है क्लॉज है। देखो उसे अंग्रेज़ी पढ़ाऊंगा, कौन पढ़ाएगा, मैं उसे अंग्रेज़ी पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिल गया, पढ़ाना और सिखाने का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब है। तो ये भी एक सब्जेक्ट मिला, जहाँ सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए तो सीधा सीधा क्या समझ जाना, एक क्लॉज है। यानी इसमें बताइए कितने क्लॉज हैं, तो 2 क्लॉज हो गए। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। जहाँ आपको सब्जेक्ट वर्ब मिल रहा समझ जाना क्या होगा, क्लॉज होगा। क्लियर। देखिए एक क्लॉज, दूसरा क्लॉज, लेकिन आप दोनों को सेपरेट करो। एक इधर अगर वह यहाँ आएगा, वह आएगा और मैं उधर अलग कर दूँ, मैं उसे अंग्रेज़ी सिखाऊंगा या मैं उसे अंग्रेज़ी पढ़ाऊंगा। खुद बताइए, ये अगर क्लॉज अलग होगा तो क्या ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अगर आप इतना कहो, मैं यहाँ, अगर वह यहाँ आएगा और आप स्टॉप हो जाएं, चुप हो जाएं, तो क्या मीनिंगफुल स्टेटमेंट निकल गया, नहीं निकला। तो लेकिन ये क्लॉज रह गया, क्लॉज तो होगा, क्यों, सब्जेक्ट वर्ब जहाँ मिलेगा समझना क्लॉज है। समझे कि नहीं समझे। दूसरा उसको भी अलग आपने किया, मैं उसे अंग्रेज़ी सिखाऊंगा, तो बताइए यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये भी क्लॉज है। लेकिन दोनों को अगर अलग करोगे तो ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट देगा। देखो मैं उसे अंग्रेज़ी सिखाऊंगा, इसका मतलब कंप्लीट सेंस है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। देखो ये क्लॉज है, यही क्लॉज है। दोनों क्लॉज दो तरह का बटा, इसे वो कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट मतलब ये अगर ना है, ये अगर अलग हो जाए तो क्या ये मीनिंग देगा, तो नहीं, तो इसी को कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्लॉज इसके ऊपर डिपेंड है तभी मीनिंग देगा। इस क्लॉज को, यानी वैसा क्लॉज जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है अपना मीनिंग को क्लियर करने के लिए, तो उसी क्लॉज को आप सीधे सीधे क्या कहोगे, डिपेंडेंट क्लॉज। ये बताइए डिपेंडेंट क्लॉज है, हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज में ये हमेशा देखोगे कंजंक्शन का यूज़ लगा रहेगा, इफ़ होगा, अगर होगा, वेन लगा होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, वेदर वाला केस होगा, समझ जाना क्या होगा, वो कौन सा केस होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ये बताइए कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ये इसको क्या कहोगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज कहते हैं, और मेन क्लॉज ही आपका प्रिंसिपल क्लॉज करता है, क्योंकि आपके स्कूल में देखो कि प्रिंसिपल ही मेन होते हैं, तो समझ जाना प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मेन क्लॉज। और जो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी को कहने नहीं जाएंगे छुट्टी के लिए। आप लोग हो सकता है एप्लीकेशन दोगे कि मुझे 2 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी चाहिए, क्या प्रिंसिपल ने आपको दिया, कभी नहीं दिया, तो वो अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। तो ये ऐसे याद कर लोगे, मेन क्लॉज को ही क्या कहोगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ही क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्लॉज। इतनी बातें क्लियर हुआ। ये प्रिंसिपल क्लॉज क्यों होगा, क्योंकि ये किसी पे आश्रित नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और क्लॉज का मतलब यही है, जहाँ सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए समझ जाना क्लॉज होगा। यहाँ बताओ सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन बताओ ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तभी ये मीनिंग दे पा रहा है, नहीं तो मीनिंग नहीं दे पा रहा। तो इस क्लॉज को आप क्या कहोगे, डिपेंडेंट क्लॉज। इसको क्या कहोगे आप, डिपेंडेंट क्लॉज। इसको क्या कहोगे, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेशन से बना, समझे कि नहीं समझे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है। आपसे पूछेगा बताइए डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज, मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज, या प्रिंसिपल क्लॉज को ही मेन क्लॉज, मेन क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अगर क्लियर है तो आप देखिएगा, देखो दोनों अगर मिलाएंगे तो एक सेंस बनेगा। अगर वह यहाँ आएगा, मैं उसे अंग्रेज़ी पढ़ाऊँगा या अंग्रेज़ी सिखाऊँगा, तो ये पूरा एक सेंटेंस है, समझे। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉज है, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आओ, क्लॉज का मतलब समझ में आ गया। क्लॉज उसको कहेंगे जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब होगा, ठीक है ना। ये मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, लेकिन सब मतलब क्लॉज में। और अच्छा, वही क्लॉज जो मीनिंग नहीं दे पाएगा उसको आप क्या कहोगे, डिपेंडेंट क्लॉज ही कहोगे। जो मीनिंग नहीं दे पा रहा उसको क्या कहोगे, डिपेंडेंट क्लॉज। जो मीनिंग दे रहा है उसको आप क्या कहोगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज।
और सेंटेंस अब आओ, मेरे फ्रेज समझ में आ गया, क्लॉज आ गया। देखो फ्रेज भी कई तरह का होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, नॉन फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा, बात अलग है, वो तो हम लोग पढ़ेंगे अलग से। लेकिन क्लॉज की बात करो, क्लॉज बताओ कितना टाइप का, 2 ही टाइप का, क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेंटेंस की बात करें, देखो सेंटेंस और क्लॉज में 2 ही अंतर, थोड़ा सा स्लाइटली अंतर है। क्या अंतर है देखना, अगर सब्जेक्ट, देखो सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है, सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में होता है, बिना सब्जेक्ट वर्ब रहे सेंटेंस बन ही नहीं सकता। क्लियर है, जहाँ सब्जेक्ट वर्ब होगा समझ जाना वो सेंटेंस होगा। लेकिन थोड़ा स्लाइटली क्लॉज से क्या अलग करता है, इसको डिफिनेशन से देखना। देखो क्लॉज बोलता है अगर सब्जेक्ट वर्ब होगा तो हम क्लॉज हो जाएंगे, भले ही मीनिंग दे या ना दे, इसकी गारंटी नहीं है, समझे। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अगर होगा, क्लॉज, सेंटेंस क्या कहता है, क्लॉज क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ होगा वो हम समझ जाना क्लॉज है, और सेंटेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब होगा तो समझ जाना सेंटेंस है। लेकिन ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट देगा, और ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, थोड़ा सा अंतर है। ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट देगा तभी उसको आप सेंटेंस कहोगे, सब्जेक्ट वर्ब होगा और मीनिंगफुल स्टेटमेंट में देना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, समझे कि नहीं समझे, तब ये सेंटेंस होगा। और क्लॉज में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब तो होगा, मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। देखो ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, और कौन सा मतलब क्लॉज नहीं दे पाएगा मीनिंगफुल स्टेटमेंट, वो है डिपेंडेंट क्लॉज, समझे कि नहीं समझे। इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में वो सेंटेंस होता है, और क्लॉज समझ रहे हो, क्लॉज किसको कहोगे, जहाँ सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए समझ जाना क्लॉज है। और सेंटेंस क्या बोलता है, क्लॉज क्या बोलता है, सब्जेक्ट वर्ब होने पे भी मीनिंग मैं दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं है, और ये 2 टुकड़ों में बटा है, जबकि सेंटेंस ऐसा नहीं है। और सेंटेंस बताओ सब्जेक्ट वर्ब होगा और मीनिंगफुल स्टेटमेंट देगा ही देगा, समझे कि नहीं समझे, ये अंतर है। तो अब सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होगा, सेंटेंस इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इसको क्या कहोगे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखो मैं इसका ट्रांसलेशन ऊपर में कर दे रहा हूँ। इफ़ लगाओगे, वह के लिए ही लगाओगे, और मेन क्लॉज तो फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा नहीं, इसको प्रेजेंट एंड डिफरेंट में लेना पड़ेगा इसके टाइम को। ये मेन क्लॉज किस में है, उसका टाइम तो फ्यूचर में चल गया, तो मेन तो दोनों बनेगा नहीं, तो इसको आप किस में लोगे, प्रेजेंट एंड डिफरेंट में। तो वह के लिए क्या लगाओगे, ही आएगा, आएगा मतलब क्या होगा, कम, और लेकिन कम का क्या बनाना पड़ेगा, कम्स। इफ़ ही कम्स, उसके बाद कॉमा लगा लेना, उसके बाद क्या लगाओ, मैं का मतलब होगा आई के बाद ये फ्यूचर में चला जाएगा तो क्या लगाओगे, आई शैल। वर्ब बताओ कौन सा है, मॉडल है, मॉडल के बाद क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, जिसको बेस फॉर्म कहते हैं। सिखाना, सिखाने का मतलब होता है टीच, यहाँ लर्न मत लिख देना, लर्न मतलब होता है सीखना, और टीच मतलब होता है सिखाना, समझ पा रहे, या पढ़ाना। तो आई विल टीच, आई शैल टीच, दोनों सही है, आई विल भी लगा सकते हो, आई शैल भी लगा सकते हो, आई विल टीच हिम, उसके बाद क्या लगाओगे, इंग्लिश। ये बातें हो गया, बातें समझ पा रही कि नहीं पा रहे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। बताइए यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब भी मिल गया इसको, यहाँ भी सब्जेक्ट है, वर्ब मिल गया, तो 2 क्लॉज हो गया, लेकिन सेंटेंस फिर ही एक है, समझे कि नहीं समझे। अच्छा एक बात बताओ, ये तो क्लॉज हो गया, यहाँ पे बताओ क्या हो, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज आई कह सकते हो, और डिपेंडेंट क्लॉज DC कह सकते हो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज़ कमिंग हेयर, वह यहाँ आ रहा है, ही इज़ कमिंग हेयर, ही इज़ कमिंग, उसके बाद क्या लगाओगे, हेयर। चलो थोड़ा सा और यहाँ से कट रहा होगा, ही इज़ कमिंग हेयर, ही इज़, उसके बाद क्या लगाओगे, कमिंग, ही इज़ कमिंग, बस हेयर। अब खुद बताइए क्या हो जाएगा, एक्स। अब सेंटेंस का डिफिनेशन गौर से समझना, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, देखो वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है ना, वर्ड है ना, वर्ड, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। या सेंटेंस का डिफिनेशन क्या दोगे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, है ना, या मीनिंगफुल स्टेटमेंट इज कॉल्ड सेंटेंस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस को क्या कहोगे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, इट इज कॉल्ड, बोलो, इज कॉल्ड सेंटेंस। क्लियर है, कोई दिक्कत, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इज कॉल्ड सेंटेंस कहोगे। और सेंटेंस की आप बात करेंगे टाइप, सेंटेंस की अगर टाइप की बात करें तो आप क्या कहोगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, क्या लगाओगे, सेंटेंसेस लगाएंगे, सेंटेंसेस। क्लियर है। अब देखो बचपन में आप थोड़ा, आप मैं 5th क्लास से नीचे की बात करें तो कई बुक इसको रेफ़र करते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसको एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसको एलिमिनेट करके वो चलता। जब हम लोग बड़े होते हैं तब मानते हैं कि एक और सेंटेंस है जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, थोड़ा बड़ा होने पे, क्यों, उसकी मतलब यूज़ होता है इसलिए करते हैं, जबकि छोटे बच्चों के लिए वो 4 ही टाइप का बुक रेफ़र करता है कि 4 ही टाइप पढ़ाया जाए तो बेहतर है। लेकिन आप बताइए स्टेटमेंट 100% क्या सही है, 5 टाइप का सेंटेंस होता है,
क्लियर है? पहला बताओ, पहला है असर्टिव। पहले इस सबको उतार लीजिए कि एक ही बार आप लोग को पढ़ा दिया जाए। अच्छा कहे छोड़ो, वो सब बातें समझ में आ गया नहीं, सब बातें। अच्छा उतारे पहले, इसको 1 मिनट पॉज कर लेते हैं, है ना। पॉज कर लेते हैं यहाँ पे। तो इतनी बातें समझ में आ गई है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में बताओ कितने साउंड हैं? 44 साउंड। वोवेल साउंड 20, कॉन्सोनेंट साउंड 24, लेटर बताओ कितने हैं? 26। 2 टुकड़ा कर लेना, 5 और 21। वर्ड बताओ कैसे बनता है? तो लेटर के कॉम्बिनेशन से बनता है और कुछ ना कुछ में इसका सेंस होना चाहिए। फ्रेज बताओ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन 100% मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। हाँ, क्लॉज बताओ 2 तरह का, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सब्जेक्ट वर्ब जहाँ होगा क्लॉज हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस में मीनिंगफुल स्टेटमेंट 100% होगा। क्लॉज में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अब एक क्वेश्चन किया जाए, देखो हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है और हर क्लॉज सेंटेंस हो सकता है, क्या ऐसा है? देखो हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि फ्रेज का ये क्लॉज का कहानी क्या? सब्जेक्ट वर्ब हो गया, सेंटेंस क्लॉज हो गया। तो सेंटेंस में क्या है? मीनिंगफुल स्टेटमेंट देना चाहिए। इसमें है कि दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, इसलिए हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट याद रखो, एवरी सेंटेंस कैन बी अ क्लॉज बट एवरी क्लॉज कैन नॉट बी अ सेंटेंस। क्लियर है? ये बातें ध्यान रखिएगा। अब चलिए ये बातें हटा देते हैं। लिखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 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 आप गौर से देखिए यहाँ पे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए जो बातें बता रहा हूँ, ठीक है? अब ध्यान देना की बात ये है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला देखिए, पहला सेंटेंस का नाम है डिक्लरेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? डिक्लरेटिव सेंटेंस। और डिक्लरेटिव सेंटेंस को ही आप असर्टिव सेंटेंस कहते हो। क्या कहते हो? असर्टिव सेंटेंस कहते हो। क्या कहते हो? असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस ही आपका इंफॉर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। आपसे अगर पूछे तीनों, तो तीनों एक ही है। आपसे पूछे इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तीनों एक ही है। पूछा था अभी एग्ज़ाम में, 2 साल पहले की बात है, सीबीएसई का ही चल रहा था, तो बताया व्हाट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। कभी कभी दोनों हटा के कहा देता है इंफॉर्मेटिव सेंटेंस क्या है, तो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ही समझना डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होता क्या? नाम से ही पता चल रहा है इंफॉर्मेटिव, इसका मतलब सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगा। द सेंटेंस विच गिव्स इंफॉर्मेशन, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बात अलग होगा, ठीक है ना? या द सेंटेंस दैट असर्ट समथिंग, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? द सेंटेंस विच डिक्लेरेट समथिंग, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव, असर्टिव और इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस। तीनों का मतलब एक ही है। फिर बताओ, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच गिव्स information is called informative sentence. The sentence which asserts something, that is called assertive sentence. The sentence which declarates something, that is called declarative sentence. और declarative sentence बराबर assertive sentence, assertive बराबर informative sentence। तीनों एक ही है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आइए यहाँ पे, यानी हम आपको कहें कि he is coming, वह आ रहा है, बताओ आप खुद बताइए ये क्या है? एक इन्फॉर्मेशन ही तो है। समझ पा रहे कि नहीं बार? इन्फॉर्मेशन। अब देखो, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होगी, उसके बाद ही यहाँ पे वर्ब लगेगा। ये भी बात है, समझे कि नहीं समझे? जैसे हम कहें ही पास द एग्ज़ाम, ही पास द एग्ज़ाम, तो बताओ क्या होगा? उसने एग्ज़ाम को पास कर लिया, एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो चुका, तो बताओ क्या लगाओगे? ये भी बताओ, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब मिल रहा है या सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब है, समझना। वैसा सेंटेंस क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को ही क्या कहोगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इतनी बातें क्लियर है? अब आओ, दूसरा सेंटेंस का नाम है, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, या तो WH फैमिली से स्टार्ट होता है ना, WH फैमिली से, जैसे वाई है, वेयर है, वेन है, या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। इतनी बातें ध्यान रखना। और हमेशा इसमें इंट्रोगेट किया जाता है। इंट्रोगेट मतलब पूछताछ किया जाता है। जैसे हम कहें आर यू कमिंग हेयर, आर यू कमिंग हेयर, आर यू कमिंग, बस इतना लिख के छोड़ दें,
आर यू कमिंग, आप आ रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये क्या करता है, इंट्रोगेट करता है। तो द सेंटेंस फ्रॉम विच वी इंट्रोगेट समथिंग, ठीक है ना, वी इंक्वायर समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वैसा सेंटेंस जिससे इंक्वायरी का पता चलता हो, पूछताछ का पता चलता हो, उसको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वैसा सेंटेंस जिससे किसी इन्फॉर्मेशन का, किसी चीज़ का ऐसा पता चले, और नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, इसमें पॉजिटिव दोनों हो सकता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, ही इज़ नॉट कमिंग हेयर, ही डिड नॉट पास द एग्जाम, दोनों हो सकता है, नेगेटिव बात है पॉजिटिव बात है, लेकिन है तो इन्फॉर्मेशन ही। समझे कि नहीं समझे, इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं, इसमें पूछताछ हो रही। क्लियर है, तो ये बातें ध्यान रखना। आर यू कमिंग हेयर या आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं, तो बताओ इंट्रोगेट समथिंग हो रहा कि नहीं हो रहा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहोगे, जिस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाए, द सेंटेंस फ्रॉम विच वी आस्क क्वेश्चंस। समझ पा रही कि नहीं पा रहे, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या द सेंटेंस फ्रॉम विच वी इंट्रोगेट समथिंग, वी इंक्वायर समथिंग, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड ये भी होता है WH फैमिली से स्टार्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होता है। जैसे मैं कहूँ वाई आर यू कमिंग, वाई आर यू कमिंग, एक है ऊपर में, इसका मतलब क्या होगा, पहला वाला आर यू कमिंग मतलब आप आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं, इसका मतलब आप क्यों आ रहे हैं। समझ पा रही कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए तीसरा नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहोगे, द सेंटेंस फ्रॉम विच वी नो अबाउट ब्लेसिंग्स, जिसके बारे में हम लोग को पता चलता है ब्लेसिंग्स का। ब्लेसिंग्स मतलब समझते हो, दुआ का, आशीर्वाद का, जिससे हम लोग को पता चलता है किसी के बद्दुआ का, जिसको आप CURAC कर्ज कहते हो, ठीक है ना। तीसरा हो सकता है प्रे का पता चले, प्रे का मतलब समझते हो, प्रार्थना का पता चले, उसको आप कहेंगे। समझ पा रहे हैं, रिक्वेस्ट का पता चलता है इसी से, समझ पा रहे कि नहीं, रिक्वेस्ट का, अरे सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, मना। यहाँ पे देखिए ऑर्डर का पता चलता है, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। ऑर्डर का पता चलता है इसमें, ऑर्डर मतलब समझते हो, आदेश का। इसी में ऑर्डर का मतलब एक और होता है इसी का सिमिलर, जिसको आप क्या कहते हो, कमांड। कमांड और ऑर्डर में थोड़ा सा फ़र्क है, ऑर्डर किसी को भी दे सकते हो, लेकिन जो कमांड होता है उसका मतलब होता है आदेश होना, लेकिन ये ऑफिशियली होती है, नॉन ऑफिशियल होती है। समझ पा रहे नहीं पा रहे, कमांड इसी से पता चलता है रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट समझते हो, अनुरोध का। इससे ही पता चलता है फोरबिड का, फोरबिड मतलब होता है मनाहिट का, जैसे होता है ना, डू नॉट कम हियर, डू नॉट गो देयर, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए ऐसे इसी से किसी के, चलो यहाँ से अब एक एक एग्जांपल पहले ले लेता हूँ। देखो ऑर्डर मतलब कहें गो देयर, वहाँ जाओ, कम हेयर, यहाँ आओ, कम हेयर, यहाँ आओ, इसको आप क्या कहोगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको, सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, द सेंटेंस फ्रॉम विच वी गेट टू नो अबाउट ऑर्डर, वी गेट टू नो अबाउट कमांड, वी गेट टू नो अबाउट रिक्वेस्ट, वी गेट टू नो फॉरबिड। फॉरबिड मतलब क्या समझते, मना है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, हाँ मना हिट होता है ना, जैसे वक्त बर्बाद ना करो, समय वेस्ट ना करो, ये सब मनाहिट तो है ना, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत आओ, इस तरह से। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस फ्रॉम विच वी गेट टू नो अबाउट ऑर्डर, वी गेट टू नो अबाउट कमांड, वी गेट टू नो अबाउट रिक्वेस्ट, वी गेट टू नो अबाउट फॉरबिड इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है, जैसे क्या लिखा हुआ, गो देयर, वहाँ जाओ, कम हेयर, यहाँ आओ। कमांड जैसे शूट एट वंस, शूट एट वंस, इसका मतलब होगा एक बार में ही गोली चलाओ। किसी का कमांड चल रहा, कोई सीनियर ऑफिसर आपको कमांड कर रहा। रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 स्विच ऑफ योर फोन, स्विच ऑफ योर फोन, स्विच ऑफ योर फोन, इसका मतलब हो गया कृपया अपना करके अपना फ़ोन मोबाइल बंद कर दें। फिर फॉरबिड, जैसे मैं कहूँ डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, होता है ना, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, योर टाइम, योर टाइम, तो इसका मतलब क्या होगा, अपने समय को बर्बाद ना करो। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस के। देखो चौथा जो आपका आता है उसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या नाम है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं द सेंटेंस फ्रॉम विच वी गेट टू नो अबाउट ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स का मतलब समझते हो, अब यहाँ आएगा ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग मतलब दुआ। वी गेट टू नो अबाउट कर्स, कर्स का मतलब क्या समझोगे, बद्दुआ। वी गेट टू नो अबाउट प्रे, प्रे का मतलब क्या समझोगे, प्रार्थना। वी गेट टू नो अबाउट वर्शिप, वर्शिप का मतलब समझते हो, हाँ, तो वो सभी की बातें अगर आ जाएंगे, है ना, वो कामना जिसको कहते हैं, विश, विश होता है ना, विश आपका कामना, तो ETC कर लीजिए। अगर हम लोगों को किसी सेंटेंस से दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना, पूजा या फिर कामना का पता चलता हो तो वैसे सेंटेंस को आप ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। द सेंटेंस फ्रॉम विच वी गेट टू नो अबाउट ब्लेसिंग्स, कर्स,
प्रे, वर्शिप, विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मैं कहूँ मे यू गेट सक्सेस सून, मे यू गेट सक्सेस, मे यू सक्सीड कर लेता हूँ बस, गेट सक्सेड बराबर आप लिख सकते हो मे यू सक्सीड, और एंड में आपको देखोगे एक्सक्लेमेटरी, इसमें क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताइए जैसे मैं कहूँ मे गॉड ब्लेस हिम, मे गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसको खुश रखे, मे गॉड ब्लेस हिम, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से हो सकता है। तो ये सभी किसकी है। जैसे मे ही डाई सून, वह जल्द मर जाए, बद्दुआ है, समझ पा रहे हैं। मे द किंग लॉन्ग लिव, लिव लॉन्ग भी हो सकता है और उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन वो आगे चल के नरेशन होगा तब पढ़ें, ठीक है ना, कैसे कैसे पकड़ते हैं। तो लिव लॉन्ग ही कह लो। मे द किंग मतलब, मे द किंग मतलब हो सकता है वो राजा की बात है, मे द किंग लिव लॉन्ग, इसमें मतलब क्या होगा, हाँ वो जो राजा है वो उसकी उम्र लंबी हो, उसकी ज़िंदगी अमर हो जाए, बड़ी हो जाए, इस तरह से। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या हो गया, चौथा, जिसका नाम क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक लास्ट है जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पाँचवा क्या है, मैं यहीं पे लिख दूं क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पाँचवा क्या है, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं, देखिए, ठीक है ना, द सेंटेंस फ्रॉम विच वी गेट टू नो अबाउट एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन ना आश्चर्य की बात आ जाती है, एक्सक्लेमेट समथिंग, हाँ बोलो, एक्सक्लेमेट समथिंग, ठीक है ना, उसी को आप क्या कहोगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हमेशा एंड में इसके रहेगा। वैसा सेंटेंस जिससे हमें आश्चर्यजनक का बोध हो, आश्चर्यजनक मतलब सडन फीलिंग, है ना, सडन फीलिंग मतलब से ना आश्चर्यजनक, हम अलग लगे कि वाह क्या चीज़ है, उसको आप क्या कहो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, ऐसा कभी कभी बोलते हो वाओ, ऐसा बोलता है कभी साउंड आपका निकलता हो वाओ, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया, उसका लास्ट में इट इज़ कर सकते हो, व्हाट एन आइडिया इट इज़, क्या आइडिया है ये, ठीक है ना। वाओ, हाउ वंडरफुल साइट इट इज़, साइट का मतलब वाओ मतलब, हाँ हुर्रा भी कह सकते हो, हुर्रा हुर्रे जो आता है खुशी के लिए इजहार होता है, समझ। अलास, अलास का मतलब क्या होगा, गम के लिए यूज़ होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होगा, ठीक है ना। आश्चर्यजनक की बात, लगता है लाइफ में पहली बार उस चीज़ को देखा है, सडन फीलिंग जब होता है, ठीक है ना। द सेंटेंस फ्रॉम विच वी फील्ड, है ना, क्या होगा, सडन, सडन फीलिंग, वी गेट टू नो अबाउट समथिंग दैट इज़ सडन, जो भी सडन होता है, अचानक आश्चर्यजनक वाली बातें होती, सब एक्सक्लेमेटरी मार्क्स में आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा, और हमेशा इसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जोड़ोगे आप। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे वाओ, व्हाट एन आइडिया, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का आपका बोध करा रहा है यहाँ पे देखो, और व्हाट एन आइडिया, ये सभी बातें आपके असाइनमेंट में वो लिखा हुआ है, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ बस, ठीक है। वहाँ से पूरा एक्सरसाइज है, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, पहचान के लिए आएगा, कर लोगे। और यहाँ देख लो, ये तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गया। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप वहाँ होगा, अलास से गम का बोध होता है, सौरों से भी वही बात, सौरों का मतलब क्या समझोगे, गम, लेकिन हुर्रा या हुर्रे लिखा हो, वाव हो, तो इसका मतलब खुशी की बात है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये बातें ध्यान रखना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। तो अब देखोगे, बोलो, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो वहाँ ओपन करो आप अपना टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वहाँ एक्सरसाइज होगा कि हाउ, क्वेश्चन बहुत सारा वहाँ देख लो, देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वहाँ क्वेश्चन देख लो और एक्सरसाइज कर लीजिए। बाकी ये तो कुछ है नहीं, इतना यूज़ इसमें आता नहीं, मेन तो वही था ये वाला, ठीक है। सो कॉपी कर लीजिए और देख लीजिए वहाँ कॉपी, अगर कुछ है तो आप देख सकते हैं, डॉट हो तो। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कर लेंगे, है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। या फिर हाँ, कुछ बातें मैं बताना रह गया था, याद करो आपको कैसे पकड़ना है कि फेमिनिन जेंडर है, कैसे मैस्कुलिन जेंडर है, वो वाला शॉर्ट कट में मैं डाल दूंगा कि कैसे कैसे पकड़ते हैं सेंटेंस। ऐसे लैंग्वेज अलग अलग है, तो हो सकता है अगर पानी यहाँ मैस्कुलिन है तो किसी में हो सकता है फेमिनिन हो, वो लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है। लकड़ी अगर है किसी में फेमिनिन तो किसी में मैस्कुलिन होगा, भाषा अलग अलग है तो हो सकता है, वो मैं एक्सेप्शन लेके चलूँगा, पूरे बातें मैं बता दूंगा, उसके बाद एलिब्रेट करूँगा कौन सा लैंग्वेज में ये क्या है, ठीक है, उस टाइम में कर लेंगे। चलो।